मेरे बच्चे अपनी पत्नियों के साथ अमेरिका जा रहे थे। हम दोनों पति पत्नी को साथ बिठाकर बड़े बेटे ने कहा कि माँ पापा, आप दोनों शादी के इतने सालों बाद अभी भी लड़ते रहते हैं। हम अपनी नौकरियों और परिवार में व्यस्त रहते हैं। आप लोगों के बीच सुलह कराना हमारे बस की बात नहीं है। हम वहाँ निश्चित होकर रहे, ऐसा आप दोनों चाहते हो तो आप दोनों अच्छे से रहिए, एक दूसरे की बात की कदर कीजिए। मैं आश्चर्यचकित होकर उन दोनों को देख रही थी। यह मेरे ही बच्चे हैं। बचपन में पिता जब बेवजह मुझे बातें सुनाते थे तो मुझसे कहते थे कि माँ, आप सब कुछ चुपचाप सुनती हैं, इसलिए वो आपको सबके सामने जलील करते हैं। आप हिम्मत रखिए, हम आपके साथ हैं। आप अपनी बातों को उनके सामने रखिए। मैं उनसे कहती थी, तुम्हारे पिता उनकी बात को काट कर जवाब देना पसंद नहीं करते हैं। घर में कलेश हो, मैं यहाँ नहीं चाहती हूँ और यह बात मैं आज तक निभा रही हूँ। आज बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि आप पिता से झगड़िए मत कीजिए। मैं कब झगड़ी, मैं तो अपना मुंह भी नहीं खोलती हूँ। उनकी बातों को सुनकर मेरा दिल दुखने लगा। जब शादी करके इस घर में आई थी तो सास ससुर नंदों ने उनका जीना हराम कर दिया था। जब मैंने पति की तरफ देखा तो वो उनसे भी 2 कदम आगे ही थे। बात बात पर चिल्लाना, किसी भी तरह से अपनी बात मनवाना और सामने वाला सही भी क्यों ना हो, उसे नीचा दिखाकर उससे यह कहलवाना कि मैं ही गलत थी, आप एकदम सही हो। मुझे कभी लगता था कि इन्हें कितना घमंड है। नौकरी करके पैसे पत्नी को देकर सोचते हैं कि मैंने अपना फ़र्ज़ निभा लिया है। बच्चों को हमेशा शिकायत रहती थी कि उनके दोस्तों के पापा उन्हें अपने साथ घुमाने ले जाया करते हैं। हमारे पापा हमें कहीं नहीं ले जाते हैं। यह काम भी मुझसे ही करना पड़ता था। पार्क ले जाना या पिक्चर ले जाना, यह भी मैं ही करती थी। अपनी गलत आदतों और उम्र की वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वे और भी ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए थे। वे पहले भी सास ससुर नंदों के सामने नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते थे। अब तो बाहर वालों के सामने भी मायके वालों का और मेरा अपमान करके खुश होते थे। इन सब बातों पर मैंने ध्यान देना छोड़ दिया था। ईश्वर की कृपा से मेरे बच्चे अच्छे निकल गए हैं। बड़े बड़े ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है। उसने कहा कि वह एमएस करने के लिए अमेरिका जाना चाहता है। पति ने सीधे मना कर दिया था कि नहीं जाएगा, यानी नहीं जाएगा। मेरी तरफ से कोई और बात नहीं है। मैं बेटे को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उनके साथ लड़ झगड़ कर उसे मेरे गहने दिए और थोड़ा सा बैंक लोन लेकर उसे अमेरिका भेजा। उसने 2 साल में मेरे गहने छुड़वा दिया था। लोन भी पूरा कर रहा है। इस बीच छोटे की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हुई और वह भी अमेरिका पहुंच गया था। मेरे पति को मुझसे अब भी बहुत सारी शिकायतें हैं। मेरी तो सुबह बच्चों से शुरू होती थी और रात बच्चों से पूरी होती थी। एकदम उनमें ही डूबी तैरती थी। जब दोनों ही नौकरी करने लगे थे तो उनके लिए रिश्ते आने लगे थे। मैंने सोचा पहले बड़े बेटे की शादी करके फिर छोटे की करेंगे। इस बीच बड़े बेटे ने कहा कि वह उसकी क्लासमेट के साथ शादी करना चाहता है। वह दूसरी जाति की है। मेरे पति ने आसमान सर पर उठा लिया था कि और मुझ पर चिल्लाने लगे थे कि ये क्या अनर्थ कर दिया है। तुमने अपने बेटे को दूसरी जाति की लड़की से शादी के लिए इजाज़त दे दी। मैंने कहा कि मैंने इजाज़त नहीं दी है, आपसे पूछ रही हूँ। उसकी ज़िद है
कि वह उसी लड़की से शादी करेगा, वरना शादी नहीं करेगा। मुझे मालूम है तुम्हारी परवरिश ही ऐसी है, इसलिए वह दूसरी जाति की लड़की से शादी करने के सोच रहा है। जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा अनर्थ नहीं होने दूंगा। यह शादी कभी नहीं होगी। बेटे ने कहा कि करूँगा तो उसी लड़की से, अन्यथा शादी ही नहीं करूँगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है माँ कि इसमें अनर्थ क्या हो गया है। दूसरी जाति की लड़की से ही तो शादी कर रहा हूँ। आजकल तो यह कॉमन है। वैसे भी हम लोग यहाँ रहने वाले नहीं हैं। हमें देखने की इच्छा हो तो आप ही आ जाना। आपके ऊपर इतना चिल्ला रहे हैं जैसे मैंने कोई खून कर दिया है। मैं दोनों के बीच पीस रही थी। बेटे को एक बार फिर से समझाने की कोशिश की थी, पर वह नहीं माना। पति को ही पकड़ा, उनके ही सामने रो धोकर किसी तरह उन्हें इस शादी के लिए राज़ी कर लिया था। बड़ा बेटा खुश हो गया और इंडिया आकर यहीं पर शादी करके चला गया था। छोटे बेटे के लिए पति ने अपने ही रिश्तेदारी में एक अपनी पसंद की लड़की को चुना। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि तुम्हारे सामान में एरे गेरे रिश्ते नहीं लाना चाहता हूँ मेरे छोटे बेटे के लिए। और हाँ, तुम इस शादी में जितना दूर रहोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। मेरे पति ने अमेरिका का वास्ता देकर उन लोगों से बहुत सारी दहेज की मांग की थी। उन्होंने भी सोचा कि बिटिया यहाँ नहीं रहेगी, अमेरिका में राज करेगी, इसलिए पति की हर मांग को उन्होंने पूरा किया था। मेरे दोनों बेटे इंडिया आए और छोटे की शादी में पति ने ही सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। उसी समय पंडित ने मुझसे कुछ सामान की मांग की थी। मैं लेने जा रही थी कि सबके सामने उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए मुझसे कहा कि जल्दी पैर नहीं उठते हैं क्या? तुम्हारी जैसी बेवकूफ़ और निकम्मी से शादी करके मैं अब तक पछता रहा हूँ। दहेज तो कुछ लेकर आई नहीं, ऊपर से काम की ना काज की दुश्मन अनाज की है। इतने सालों में फुटक में बिठाकर तुम्हें खाना खिला रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, परंतु मेरी आंखें भर आई थी। मुझे बुरा भी बहुत लगा। ऐसा लग रहा था कि इतने लोगों के सामने ऐसी बेइज्जती, ऐसा लग रहा था कि अभी यहीं पर इन्हें छोड़कर चली जाऊं। लेकिन इस उम्र में जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, यह भी सोचना था मुझे। दुख इस बात का हुआ था कि बेटे ने थे भी उनसे नहीं कहा कि सबके सामने माँ को क्यों डांट रहे हैं। वे तो अपने अपने ससुराल वाले की खुश आमदीदी में डूबे हुए थे। खैर, नई नई शादी हुई है, नए रिश्तों को निभाना था। उनकी अपनी अलग दुनिया बन गई है। आज वही बच्चे मुझे नसीहत दे रहे हैं कि पिताजी के साथ लड़ाई मत करो। मैं क्या करूं? इसलिए बच्चों की बात को सुनकर वहां से अंदर चली गई थी। ताज्जुब की बात यह थी कि इस बार बच्चों को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट गई थी, परंतु मेरी आंखों से एक बूंद भी आंसू नहीं बहा। मैं थक गई। इन सब की बातों को सुनकर मेरा दिल दुखने लगा। ऐसा लग रहा था कि किसी से कहकर जी हल्का कर लूं, पर किससे कहूं? दिल ने कहा, कोरे कागज़ पर लिखकर दिल हल्का कर लो। यह बात मुझे अच्छी लगी। मैंने लिखना शुरू किया और लिखती गई, पन्ने को भरती रही थी। दिल हल्का हो रहा था। अचानक ऐसा लगा जैसे आंखों के आगे अंधेरा छा गया है। आंखें बंद हो रही थी और मैं गहरी नींद में सो गई थी। अचानक नींद में ही मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई रो रहा है। कौन है वह और क्यों रो रहा है? पता नहीं। बहुत ही मुश्किल से मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल कर देखा तो मेरे पैरों के पास पतिदेव बैठे हुए थे और रो रहे थे। नर्स ने कहा कि पेशेंट ने आंखें खोली है, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। वे भी उठकर खड़े हो गए और मुझे देखकर कहा, तुमने 15 दिनों के बाद आंखें नहीं खोली हैं। तुम्हें इस हालत में देखकर मैं तो डर गया था। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर
जब मैं घर आई तो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे कि मैंने तुम्हारी लिखी हुई बातों से तुम्हारे दिल के दर्द को पढ़ा है। उसे पढ़ने पर मुझे लग रहा था कि मैं कितना बुरा था। मैंने बहुत सारी गलतियां की है। जब तुम्हारा दिल माने तब ही मुझे माफ़ करना। मैं तो तुमसे माफ़ी मांगने के लायक ही नहीं हूँ। मुझे उनका पछताना अच्छा लगा। कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब हम दोनों ही जो बचे हुए हैं, इसलिए मैंने उन्हें दिल से माफ़ कर दिया है। अब वे मेरी मदद करते हैं, मेरे साथ बैठकर बातें करते हैं। हमें हमारे बच्चों से कोई शिकायत नहीं है। वे अपने घर में खुश हैं तो हम अपने घर में खुश हैं। मुझे लगता है कि चलो, मुझे समझने में इन्होंने ज़्यादा देर नहीं की है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।